नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और पीसीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस है जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सभी पिछले बार जो भी एग्जाम हुए पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के, उन्हीं प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। और जो भी मेरे नए कैंडिडेट्स इसमें जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हर रोज का वीडियो समय पे मिल जाया करे। ठीक, तो पहला प्रश्न हमारा है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ऑप्शन में है उड़द की दाल दाने या अरहर के दाने, मटर के दाने या सोयाबीन। तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाई जाती है वो आपको सोयाबीन में मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो सोयाबीन जो है मानव पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए बहुपयोगी खाद्य पदार्थ है और सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसमें 38 से 40% प्रोटीन, 22% वसा और 21% कार्बोहाइड्रेट होता है। सोयाबीन के अमीनो अम्ल की संरचना पशु प्रोटीन के समकक्ष होती है। और सोया प्रदेश के नाम से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगर वर्तमान की कंडीशन की बताएं तो सोयाबीन में महाराष्ट्र पहले पे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बासमती चावल की रुपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है। तो 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 5 से 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूँ बासमती चावल की रुपाई हेतु उपयुक्त बीज की आवश्यकता होती है। ठीक, तो बासमती भारत में लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है। इसका वैज्ञानिक नाम बताए तो ओरेजा सैटिवा है और यह अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। भारत चावल की इस किस्म का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है। यह चावल दो प्रकार का होता है, श्वेत और भूरा। इसकी रोपाई हो तो उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है। ठीक, ऑप्शन है इसके, देशों में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना, देशों में आयातों एवं निर्यातों का घटना, और देशों में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना, देशों में आयातों का बढ़ना और निर्यातों का घटना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देशों में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, और इसकी डिटेल्स बता दें तो यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। और यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। देश में निर्यातों का बढ़ना एवं आयातों का घटना मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। ठीक, अगला है, ह्यूमस उदाहरण क्या है। तो ह्यूमस क्या है, मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइड का, जैविक कोलाइड का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जैविक कोलाइड का यह उदाहरण होता है। और किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का निर्माण जो है विभिन्न पादप एवं जंतु अवशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक एवं जीवाणु आदि करते हैं। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। ठीक, तो नहीं पूछा इसमें, केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये उड़ीसा में नहीं होता है। तो इलायची का उत्पादन जो है भारत में केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों में होता है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम व बिहार आदि राज्यों में जूट का उत्पादन होता है। ठीक, तो कार्डमम की पहाड़ी उधर है तमिलनाडु साइड में, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा इलायची होती है। और मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील को से निकलती है। तुलसी झील और बिहार झील, पोवई झील या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है बिहार झील। ठीक, राइट आंसर भी होगा। तो मीठी नदी का उद्गम जो है स्थल मुंबई के गोरेगांव पूर्वी क्षेत्र के आर्य कॉलोनी से स्थित है। प्रारंभ में मीठी नदी बिहार झील से पानी प्राप्त करती है और 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें पवई झील का पानी भी मिल जाता है। यह नदी अंत में माहिम क्रीक में मिल जाती है और इस नदी की कुल लंबाई 18 किलोमीटर है। ठीक, अगला है हमारा, खनिज शक्ति संसाधन और उद्योग व्यापार से संबंधित है। तो भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सभी को पता होगा, कोयले का सबसे अधिक उत्पादन फिलहाल झारखंड में होता है, लेकिन इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में दिया हुआ। ठीक, तो राइट आंसर इसका भी होगा। और प्रश्नकाल के दौरान भारत में कोयले का सर्वाधिक राज्य उत्पादन उड़ीसा था। वर्ष 2021-22 में इंडिया मिनरल्स बुक के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान कोयला उत्पादन राज्यों का क्रम इस प्रकार है, उड़ीसा 23.78%, छत्तीसगढ़ 19.80 और मध्य प्रदेश 70.73 और झारखंड 16.72 है। ठीक,
और अगला है हमारा प्रश्न है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर एचबीजे गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो राइट आंसर है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, तो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला इसमें विश्व भूगोल से संबंधित है, स्थल मंडल से। तो अरावली श्रेणी किस राज्य में है? तो अरावली श्रेणी है, आपको सभी को पता होना चाहिए, तो ये राजस्थान में है। फिलहाल ये 4 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात में है, राजस्थान में है, इधर हरियाणा और दिल्ली में है, क्योंकि रायसेन पहाड़ी जो है ये दिल्ली में है और राष्ट्रपति भवन इसी पे बनाया गया है, रायसेन पहाड़ी पे। ठीक, तो 4 राज्यों में फैली, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार अगर पूछा जाए तो राजस्थान में है, और इसी पे गुरु शिखर है जिस पे जैन मंदिर भी बनाया गया है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। तो अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है, और इसका निर्माण जो है कभी कभी पूछ लेते हैं तो प्री कैम्बियन काल में हुआ था, और यह भारत सहित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरशिखर जो 1722 मीटर है, माउंट आबू में है, राजस्थान में। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो राइट आंसर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अपने उत्तर भारत में मतलब पाए जाते हैं, और अपना एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है। तो इसकी बात करें तो एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती का मतलब होता है जो अपने पत्ते गिरा देते हैं पेड़। ठीक, तो इन वनों का विस्तार पाया जाता है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पर्णपाती, पर्ण मतलब पत्ती होता, पाती माने गिराना होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि पत्ते जो गिराते हैं। ठीक, और इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे या सघन नहीं होते हैं, इनमें साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ इत्यादि आते हैं, और इन वनों की लकड़ी मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती थी। अगला है जलमंडल। तो सार गैसों समुद्र की विशेषता क्या है? तो अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, या विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो ये सार गैसों क्या है? ये एक प्रशांत महासागर में है, बीचों बीच में, तो ये एक प्रकार की वनस्पति है। ठीक, और इसका नाम सार गैसों, और इसी के नाम पे इसको सार गैसों समुद्र पड़ा है। और कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा समुद्र सागर है जो मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, बीचों बीच में है, तो यही सारा गैसों सागर भी कहते हैं इसको। और यह जो वनस्पति होती है, इससे एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि वहाँ पे क्या है कि मछलियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिलती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे अधिकतर कोहरा होता है। और सारगैसो नाम की जो वनस्पति होती है, कवक शैवाल जो होता है, यहीं पे पाया जाता है, और मछली इसको खाने के लिए यहाँ पे अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। ठीक, तो इसकी और डिटेल्स हैं जो हैं बता दें। तो सारगैसो समुद्र की विशिष्टता समुद्री वनस्पति के कारण है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांशों तथा 35 अंश से 75 अंश पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित शांत में स्थित जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। और इस तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है, और इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, और इसी के नाम पर इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया। ठीक, याद रखना। अगला है हमारा मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मैक्सिको में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सोना, तांबा, जस्ता या चांदी। तो तांबा तो चिली में होता है, पर चांदी जो है मैक्सिको में होती है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। और मिनरल कमोडिटी समरीज 2023 के आंकड़ों के अनुसार मैक्सिको जो है 22.82% चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और इसके बाद क्रमशः चीन 13.75, पेरू 11.09, और सोने का सबसे बड़ा उत्पादक चीन तथा तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। ठीक, अगला है हमारा कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? ऑप्शन है शिकागो, बफेलो, डेट्रॉइट या डुलूथ। तो राइट आंसर इसका डी होगा, डुलूथ जो है सुपीरियर झील के पास में है। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में है, और 5 महान झीलों में से एक है, जिसमें डुलूथ इस झील के किनारे है, और सुपीरियर झील सबसे मीठी झील भी कहती है। ठीक, अगला है हमारा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल का केरल, कर्नाटक, तमिल या आंध्रा। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु जो है नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक, और इसकी डिटेल्स हैं। प्रश्नकाल के समय फिलहाल हुआ था, तमिलनाडु सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 21-22 में तृतीय अग्रिम अनुसार
शीर्ष नारियल उत्पादक में केरल आएगा और कर्नाटक तमिल तीसरे पे होगा। ठीक, जब प्रश्न बना था तब फिलहाल तमिलनाडु था, वर्तमान में केरल है। और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादक पर किस स्थान पर है? तो चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, तीसरे स्थान पे है। ठीक, और ये डिटेल्स तब की है जब प्रश्न बना हुआ था। तो इस्पात उत्पादन में तीसरा स्थान, वर्तमान में चीन प्रथम, भारत द्वितीय तथा जापान तीसरे स्थान पे। ठीक, अगला है जनसंख्या में नगरीकरण से संबंधित प्रश्न है। तो 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? गाजियाबाद, महोबा, कानपुर या वाराणसी? तो फिलहाल बात करें तो साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर 80.1% है तथा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती 46.7%। ठीक, लेकिन दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक जिले का चयन करना हो तो वह कानपुर नगर 79.7 होगा। और नोट में दिया हुआ आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प एक गाजियाबाद 78.1% माना था। ठीक, तो जबकि बात है जब प्रश्न बनाया गया। और भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर है, कुछ कम हुआ, पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा। तो ये निरंतर बढ़ा है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, तो 1911 से 21 के दशक में भारत में जनघनत्व में वृद्धि ऋणात्मक -1.2% रही है। ठीक, और इसके पश्चात भारत की जनसंख्या घनत्व में निरंतर वृद्धि हुई है। 2001 से 11 के दशक में जन घनत्व में 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और 2011 की जनगणना अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो 1106 है बिहार का। ठीक, याद रखना। अगला है हमारा निम्नलिखित में से प्रश्न कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? 1971-80, 1991, 2000, 2001 से 2010 या 2005 से 15? राइट आंसर 2005 से 15 है, डी ऑप्शन। तो 2005 से 15 दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने के योग्य है। और रोजगार विहीन वृद्धि वह स्थिति है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है परंतु रोजगार के अवसरों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती। ऐसी स्थिति को रोजगार विहीन वृद्धि कहते हैं। ठीक, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है कुल जनसंख्या में, बच्चों की जनसंख्या में, और ऑप्शन है इधर, एक मिनट, वयस्कों की जनसंख्या में, या 7 वर्ष से ऊपर के जनसंख्या में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या में होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना जो है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से ली जाती है। वर्तमान में सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है 94%। ठीक, सबसे कम बिहार। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.8%, 30.8%, 32.2% या 31.2%? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 31.2%। ठीक, तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या जो है 68.8% तथा शहरी जनसंख्या 31.2% है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता तथा दिल्ली में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता पाई जाती है। और जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य गोवा है 62.2 तथा केंद्र शासित में दिल्ली 97.5%। ठीक, और अगला है हमारा प्रश्न, इसमें संविधान से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। तो समानता का अधिकार किसमें? 13, 17, 14 से 18, 15 से 19 या 16 से 20? तो राइट आंसर इसका 14 से 18 है। समानता का अधिकार का वर्णन इसमें मिलता है। तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 में है, जिसमें अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में क्या? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के और जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध है। और अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत। और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत दिया हुआ है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? भाग 3 का ये अंश है और ये लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? DPSP लिया गया है। ठीक, जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और इसका वर्णन जो है आपको 36 से 51 में मिलेगा अनुच्छेद में। ठीक, 36 से 51 में। कनाडा से, सोवियत संघ, रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक,
तो राइट आंसर तो ये होगा। और भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की जो अवधारणा है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और संगठन तथा उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया है। और भारतीय संविधान में सन्निहित मौलिक अधिकार की अवधारणा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता आदि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंश हैं। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? तो ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध और मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता। तो मुफ्त कानूनी सलाह है जो ये बाद में जुड़ी है। और 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1976 में संशोधन हुआ था। और इसमें कौन कौन सी चीज़ जोड़ी गई? फिलहाल इसमें अनुच्छेद 39 में शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा है। 39 में समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता है। 43 में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अगर 39 पूछे तो आपको क्या मिलेगा? अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, संघ एवं राज्य संबंध प्रशासन जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित प्रश्न है। और किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन हुआ? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, केंद्र एवं राज्य। तो राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य का संबंध है। तो केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार के लिए वर्ष 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के अन्य सदस्य श्री बी शिवरमन तथा एस.आर. सेन थे। और इस समिति ने 1988 में पहली रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो संघ राज्य का भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 14 में या भाग 15 में? तो राइट आंसर इसका भाग 11 में किया गया है संघ राज्यों का उल्लेख। ठीक। तो संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ना होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसका कार्यभार संभालेंगे। और जो वेतन भत्ते राष्ट्रपति को मिलते हैं वो इनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं होता है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादित करेगा। और राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 में ये बात कही गई है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, न्याय व्यवस्था एवं संघ राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। भारत में न्याय सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से। इसके पी भगवती थे जनहित याचिका के जनक, और पी.एन. भगवती जिनका नाम है। और न्यायपालिका पुनरावलोकन, न्यायिक स्वतंत्रता। तो राइट आंसर इसका बी होगा, जनहित याचिका से है। ठीक। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में दायर की जाने वाली जनहित याचिकाओं से न्याय सक्रियता का सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। और भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णैया, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने रखी थी। ठीक। फिलहाल इनको पी.एन. भगवती को ही इसके जनक माना जाता है। ठीक। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका हम राइट आंसर आपको बता दें डायरेक्टली। ए ऑप्शन इसका सही है। उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते। ठीक। अगला है हमारा प्रश्न, अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था से। आर्थिक नियोजन में राष्ट्रीय आय बजट पे प्रश्न हमारा बनता है। 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई थी। फिलहाल ये पुराना प्रश्न है, 49% है, इसका कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। अगला देखिए, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई है? तो ये PV सिंह जो थे इनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक। तो इसकी डिटेल्स, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा VP सिंह द्वारा 1985-86 के बजट में की गई। और सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं।
अगला हमारा प्रश्न 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित की गई? तो मालेगांव समिति और गोइपोरिया समिति, रंगराजन या बैंकिंग रिफॉर्म्स समिति। राइट आंसर मालेगांव समिति। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मालेगांव समिति की सिफारिश पे स्थापित की गई थी। अगला है प्रतिच्छाया बैंकिंग क्या होता है? तो प्रतिच्छाया बैंकिंग है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं एनबीएफसीएस द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना होता है। और अगला है हमारा 31 मार्च 2015 को निम्नलिखित में से किसी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया? तो इसका राइट आंसर है IDFC है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो 6 नवंबर 2015 को इसको खोलने की लिए लाइसेंस मिला था 15 में। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर आपका संपदा कर होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। आयकर निगम कर, व्यय कर, संपदा कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, उपहार एवं कर इत्यादि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण, जबकि विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष होते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट थे, और जो भी तैयारी करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित GK के लिए, तो उनके लिए एक खास वीडियो होगा। और क्लास देखने के लिए थैंक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।